of public awareness organized by the Vidyashree Eye Care Center in the name of iTalk. Now, since this is attended by non-medical people, I would deliver this talk in a vernacular language, and Hindi being our national language, I would present this talk in Hindi itself. तो आप सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत है। जैसे कि आप जानते हो कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कोई भी बीमारी, कोई भी चीज को अगर हम प्रिवेंट कर सकते हैं तो नथिंग लाइक दैट। और इसी को ध्यान में रख के हमने हमारे ये सीरीज ऑफ पब्लिक अवेयरनेस लेक्चर आई टॉक, जिसमें हम कंसंट्रेट कर रहे हैं आई यानी आंखों पे, ये आज तीसरा सेशन है ये आई टॉक सीरीज में। इंटास का मैं शुक्रगुजार हूँ मुझे पूरी टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए। तो आँख आप जानते हो कि बहुत ही एक वाइटल ऑर्गन है, और आँख के अंदर भी बहुत सारे ऐसे डिजीजेस है जिनकी जानकारी हमें होनी आवश्यक होती है। और अगर हमें उस बीमारियों की जानकारी होती है तो उसको हम प्रिवेंट और कैसे ट्रीट कर सके, इससे हमें उपयोगी होगा। इसी इंटेंशन को ध्यान में, इसी मिशन को ध्यान में रख के हमने ये आई टॉक डिजाइन किया है। हमारा पहला सीरीज था डायबिटीज एंड आई के ऊपर, फिर था कैटरैक्ट के ऊपर, और अभी ये है टिप्स ऑन आई केयर। आज का टॉक जो होने वाला है वो बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, जिससे आप अपने ये अनमोल रतन यानी कि आँख को कैसे आप संभाल कर सकते हो। आप सभी लोग जानते हैं कि आँख भगवान की सबसे बड़ी देन है अपने बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए, बिकॉज आईज आर कंसिडर्ड एज द विंडो ऑफ द वर्ल्ड। हमें आंखों के द्वारा ही पूरी वर्ल्ड, पूरी सृष्टि, भगवान की इतनी अच्छी बनाई हुई सृष्टि देखने को मिलती है। बिफोर आई स्टार्ट दिस लेक्चर, मुझे थोड़ा मैं इंटरेक्शन करूंगा। एक माइक सबका ओपन कर देना। मैं 2-3 क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला एक पिक्चर है, आप बता सकते हैं ये आंखें किसकी है? जो सबसे पहले बताएगा। ऐश्वर्या राय। तो ऐश्वर्या राय पक्का? यस, राइट, ऐश्वर्या राय, जिनकी आंखें सबसे खूबसूरत आंखें मानी जाती है। इतनी अच्छी उनकी आंखें हैं कि डेफिनेटली किसी को भी ऐसा लगे कि मुझे अगर ये आंखें मिल जाए तो। यही प्रस्ताव के साथ जब हमारी ऑफ्थेल्मिक एसोसिएशन उनके पास गई थी तो उन्होंने अपनी आंखों को इमीडिएट प्लेज कर दिया था कि मेरे जाने के बाद मेरी आंखें किसी को आप दे सकते हो। तो वो हमारी आई डोनेशन की ब्रांड एम्बेसडर है। मैं एक दूसरा पेयर ऑफ आईज दिखाना चाहूंगा। ये बताइए किसकी है? नए जनरेशन की ऑडियंस को शायद नहीं मालूम होगा, थोड़े पुराने। सारिका। वेरी गुड। ये भी 80s 90s के दशक की फेमस स्टार रही है। उनकी आंखें भी इतनी अच्छी है कि उनको देख के ही कोई भी इनके प्यार में गिर सकता है। इतनी अच्छी आंखें हैं। अच्छी आंखें होने के बावजूद अलावा इनकी आंखों में वो कॉन्फिडेंस दिखता था। और लास्ट एक पैर बनाना चाहता हूं। बोले, ये तो बहुत ही मशहूर हो गई थी अभी लास्ट 2-3 सालों में, जिन्होंने अपनी आंख कैसी है वो तो दिखाई थी, लेकिन आंखों का और क्या उपयोग हो सकता है वो भी एक सोशल मीडिया में उन्होंने बताया था। बताइए किसकी है ये? प्रिया वॉरियर। वेरी गुड। किसने बताया ये? आपका नाम बताएंगे? विशाल शाह। यस, ग्रेट। इन्होंने आंख इनकी अच्छी तो है, लेकिन आंखों को क्या उपयोग से सामने वाले को अपनी ओर खींच सकते हैं उसका भी प्रदर्शन एक कमर्शियल द्वारा किया था। तो ये तीनों पिक्चर्स बताने के पीछे हेतु यही है
कि आंखों से लोगों का जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जो लोगों का इमेज बनता है सोसाइटी में, वो कुछ अलग ही है। कोई भी ऑर्गन बॉडी में ऐसा नहीं हो जिसके वजह से अपने हार्ट कितना भी अच्छा हो लेकिन वो ओके अपने को जीवित रखता है, ग्रेट, लेकिन जो फिजिकल इंप्रेशन गिरता है वो आंखों के अलावा कोई भी ऑर्गन नहीं है। और इसीलिए आंखों की संभाल रखना बहुत ही अनिवार्य है, न कि अपने को अच्छा दिखे लेकिन हम भी अच्छा देख सके, लंबे समय तक इसका हम उपयोग अच्छी तरह से अपने जीवन के लास्ट मोमेंट तक रख सके, ध्यान रख सके, इस देख सके अच्छा। इसीलिए आंखों की संभाल लेना बहुत ही जरूरी है। ये मानो तो सबसे अच्छी गिफ्ट भगवान ने ह्यूमंस को दिया है। आंख एक आईना है अपने सोल का, आंख एक इमेज है अपने कॉन्फिडेंस का, आंख एक ऐसी आई एंड आई साइट से आदमी का जो कॉन्फिडेंस लेवल, जो फिजिकल प्रेजेंस का इमेज बनता है, और कोई भी ऑर्गन से इतना पावरफुल इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। और इसीलिए ही आंखों की संभाल कैसे रखनी चाहिए आज हम पूरा डिटेल में देखेंगे। आंख, स्वस्थ आंख एक स्वस्थ बॉडी का इमेज है। अगर अपनी बॉडी के अंदर कुछ भी गड़बड़ होती है मेंटल या फिजिकल, तो सबसे पहले आंखों से दिखता है। आंख के द्वारा आंखों में से पानी निकलते हैं तो वो दिखा सकता है कि भाई उससे हम कितने सैड है। आंख, बॉडी के अंदर गुस्सा होता है, माइंड एकदम हाइपर हो जाता है तो आंख लाल हो सकती है। तो इस द्वारा, इससे आंखों द्वारा अपने को बॉडी का जो स्टेट ऑफ माइंड है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, डिजीज है, वो अच्छी तरह से हमें मालूम पड़ सकता है। दे आर द मोस्ट प्रेशियस जेम्स। हम जैसे अपने ज़वेरात का ध्यान रखते हैं तो ऐसे ये आंखें भी हमारी, दो दो आंखें, ये हमारी एक जेम्स, एक अनमूल्य ऑर्गन्स है अपने बॉडी का, जिसका हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। आंखों के अंदर पहले हम देखेंगे कि क्या कॉमन कंप्लेंट्स हो सकती है। डबल दिखना, धुंधला दिखना, लाइट के आजू बाजू एक रेनबो टाइप का इफेक्ट, कलर हेलोज बोलते हैं, वो दिखना, लंबे का कम दिखना या फिर नजदीक का कम दिखना, प्रिंट जो है पढ़ने के लिए वो पूरी डिस्टॉर्टेड हो सकती है, पढ़ते पढ़ते बीच वाले शब्द या अल्फाबेट्स मिस हो सकते हैं, पूरा धुंधलापन दिख सकता है विजन में अपने सामने, या फिर चलते चलते न दिखने की वजह से आप नीचे पड़ी हुई कोई चीज के ऊपर से ठोकर खाते हो और गिर जाते हो, या आप स्टेयरकेस चढ़ते या उतरते आपको वो जो डेप्थ परसेप्शन होता है वो नहीं मिलता है। लाइट से हम डार्क में जाते हैं तो थोड़ा समय किसी को भी लगता है, नॉर्मली 15 सेकंड का टाइम देना चाहिए, जिससे लाइट से डार्क में जाते हो तो डार्क एडेप्टेशन जैसे बोलते हैं वो आने में 15 से 18 सेकंड लगते हैं। कई बार उससे कोई प्रॉब्लम होता है तो उससे ये टाइम डिलेड हो सकता है। या फ्लैशेस ऑफ लाइट, दिवाली के टाइम जो हम फुलझड़ी फोड़ते हैं और उससे कैसे इफेक्ट आता है स्पार्क्स के, तो ऐसे स्पार्क्स ऑफ लाइट दिखते हैं। गाड़ी चलाते हो तो आगे की, सामने से आई हुई गाड़ी की हेडलाइट फैलती है। दर्द होना आंखों पे, एक आंख या दोनों आंखों पे, आंख के सामने मच्छर जैसा कोई चीज उड़ता हो वैसा दिखना, या आंखों से कंटिन्यूअस पानी बहना, इतनी सारी कंप्लेंट्स हो सकती है आंखों में कोई बीमारी आने की वजह से। तो इसका हम कैसे डायग्नोज या क्या आगे कर सकते हैं, तो एक पीरियोडिक आई चेकअप, मेनली न्यूबॉर्न्स में और आफ्टर 40 सभी को एक पीरियोडिक बोले तो साल में एक बार नॉर्मली, या फिर उसमें कोई पॉजिटिव फाइंडिंग्स मिलता है आपके डॉक्टर को आपकी आंखों में तो वो बताया, इस हिसाब से पीरियोडिकली आंख चेक करना चाहिए। और आंखों में क्या चेक होता है, एक नंबर्स के लिए रिफ्रैक्शन जिसे बोलते हैं, कांच बिंदु या ग्लोकोमा जिसे कहते हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर हुआ तो उसकी वजह से आंखों पे इफेक्ट होता है, या मोतियाबिंद जो बहुत कॉमन चीज है आंखों की बीमारी के लिए। हम कैसे संभाल लेंगे, तो मैं एज वाइज जाऊंगा। सबसे पहले न्यूबॉर्न्स में हम देखेंगे न्यूबॉर्न्स आंख की संभाल
बच्चा जब पैदा होता है तब से हम ले सकते हैं। न्यूबॉर्न्स में भी ऐसी बीमारी होती है, आंख से पानी आना, आंख लाल हो जाना, ये सब बीमारी होती है। लेकिन दो मेजर बीमारी जो न्यूबॉर्न्स में होती है वो है आंख और गले के बीच में एक ट्यूब होती है। वो ट्यूब का काम क्या है? आंख का पानी गले में लेके जाना। बहुत नॉर्मली वो बच्चा जैसे ही बॉर्न होता है वो ट्यूब बन जाती है जिससे आंख का पानी गले में चले जाता है। लेकिन कई बार वो ट्यूब न बनने की वजह से आंख का पानी गले में जाता नहीं है और आंख के अंदर ही उससे भीड़ जमा हो जाती है, डिस्चार्ज जमा हो जाता है। तो इसलिए नॉर्मली हमें न्यूबॉर्न बेबीज में पहले 3 से 4 दिन एंटीबायोटिक ड्रॉप्स आते हैं, वो डालना जरूरी है। आंख को गर्म पानी में रुई डाल के उससे लुकवार्म वाटर, जो बोलते हैं लुकवार्म वाटर से, वो साफ करना चाहिए। मैंने जैसे बताया वो नली अगर चोकअप है तो आंख के कॉर्नर से नाक के बेस तक उंगली, सिर्फ उंगली से उसे मसाज करते हैं अप टू डाउन डायरेक्शन में। वो मसाज से जो नली है वो बनने का जो प्रोसेस है थोड़ा फासन हो सकता है, या उसमें कोई चोकअप होता है तो मसाज से वो निकल जाता है। अक्सर ये देखा जाता है कि न्यूबॉर्न बेबी जो होता है चल नहीं पाता है, चलता नहीं है, तो आजू बाजू में पड़ी हुई कोई भी चीजों को उठा ले तो उससे वो आंखों में इजा होती है। इसलिए हमारे न्यूबॉर्न बेबीज के हाथ पैर बॉडी को पूरे टाइट बांध के रखने का जो ओल्ड एज प्रोसेस है वो इसी को ध्यान में रखकर शायद किया गया होगा। लेकिन डेफिनेटली बच्चों के आजू बाजू कोई भी चाप साफ चीज रखनी उचित नहीं होगा। काजल सुरमा ये लगाना बहुत ही खतरनाक है, नॉर्मली अवॉइड कीजिए आंखों आंखों में काजल या सुरमा लगाने को। और दूसरा इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो प्रीमेच्योर बेबीज में होता है वो है कोई भी कंजेनाइटल यानी कि हेरिडिटरी यानी कि बर्थ से जो होता है वो प्रॉब्लम, जिसमें कैटरेक्ट भी हो सकता है, ग्लूकोमा भी हो सकता है, और इम्पोर्टेंट है आरओपी यानी रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। प्रीमेच्योर बेबीज में नॉर्मली जो ब्लड वेसल्स है आंखों के पर्दे के रेटिना के ऊपर वो बनते नहीं है प्रॉपरली, और न बनने की वजह से उनको विजन पूरा नहीं मिलता है। बच्चा बोल नहीं सकता है उसे दिखता है कि नहीं दिखता है, इसलिए हर प्रीमेच्योर चाइल्ड को आंखों के डॉक्टर के पास रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी का टेस्ट करने के लिए ले जाना चाहिए। नॉर्मली 10 में से एक प्रीमेच्योर बेबी को ये रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी की बीमारी हो सकती है, और अगर होती भी है और उसे डायग्नोज आप करते हो तो 3 से 4 लेजर प्रोसीजर्स से वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए क्योर भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं हम स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में कैसे संभाल लेंगे हम उनकी आंखों का। तो एक तो लोकल हाइजीन, दिन में 2 से 3 टाइम हाथ को धोना चाहिए जिससे वो गंदे हाथ आंखों में न लगाते हैं। मुंह प्लेन वाटर एंड सोप से धोना चाहिए दिन में 2 से 3 टाइम। स्कूल से आने के बाद, खेल कूद के समय के बाद घर पे जब आते हैं तब मुंह और हाथ प्रॉपर सोप वाटर से धोने चाहिए। बालों में अगर डैंड्रफ होता है तो उससे आंखों में एलर्जिक सिचुएशन पैदा होती है। सिमिलरली पेट में अगर वर्म्स होते हैं तो उससे भी बच्चे की आंखों में एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस होता है। इसीलिए डैंड्रफ और वर्म्स दोनों को ट्रीट करना आवश्यक होता है। डाइट का महत्व कहना उचित है यहाँ पर, क्योंकि प्रॉपर डाइट, रेगुलर बैलेंस डाइट बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, और आंखों के लिए उसमें विटामिन ए रिच डाइट यानी विटामिन ए आपको मिलेगा कैरेट्स, पपायास, मैंगोज, ऑल साइट्रस फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ऑरेंज कलर के सभी फ्रूट्स में मिलता है। ऑफ कोर्स स्पाइसी जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। और टीवी को माना जाता है, नॉर्मली पेरेंट्स टीवी को लेकर बहुत से बेचैन रहते हैं। यस, टीवी इज अ मैनिएक क्रेज, लेकिन उसको अगर देखना हो प्रॉपरली तो एटलीस्ट 10 फीट का डिस्टेंस, या 5 to 10 गलत है, 5 to 6 टाइम्स द डायगोनल स्क्रीन डायमेंशन। आपका 30 इंच का टीवी रहता है तो 150 इंच यानी 12 से 13 फुट की डिस्टेंस पे आप देख सकते हो।
और कोई भी चीज कंटिन्यूस करना उचित नहीं होता है, इसलिए टीवी भी कंटिन्यूसली देखना उचित नहीं होता है। इन बिटवीन रिलैक्सेशन या आंखों की दृष्टि टीवी से हटाकर लंबे कोई भी डिस्टेंस पर ले जाना चाहिए, जिसे कहते हैं इंटरमिटेंट रिलैक्सेशन। पढ़ने के लिए नेचुरल लाइट्स जितनी अच्छी हो और ज्यादा मात्रा में हो ज्यादा अच्छा है। नेचुरल लाइट्स या फिर लाइट जब रूम में नाइट को इवनिंग में पढ़ते हैं तो लाइट का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए कि या तो ऊपर से या साइड से रीडिंग मटेरियल के ऊपर आनी चाहिए, न कि पीछे से या आंख के सामने से। सिटिंग पोस्चर में ही पढ़ना चाहिए और रीडिंग डिस्टेंस 12 to 18 इंच का रखना उचित होता है। ग्रीन कलर आप सभी को मालूम है सूदिंग टू दी आई, इसलिए ग्रीनरी को देखना 1 से 2 मिनट तक उचित रहता है। बहुत लोगों का ये मानना है कि ग्रीन ग्रास पे चलने से आंखों के नंबर जाते हैं, ये सब चीज में कोई टेक्निकल बेस नहीं है, लेकिन ये ग्रीन कलर के वेजिटेबल्स को खाने से और देखने से डेफिनेटली आंखों का स्वास्थ्य बना रहता है। और आंखों को की प्रॉपर पीरियोडिकली चेकअप होना जरूरी है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में, खास करके उन चिल्ड्रन के जिनके माँ बाप को चश्मा या आंख की कोई भी बीमारी हो। आंख का नंबर चेक करने के लिए उनको पीरियोडिकली लेके जाना चाहिए। और एक चीज जहां पर इम्पोर्टेंट है, लेजी आई, यानी एक आंख से देखता है बच्चा, दूसरी आंख से नहीं देख पाता है, जिसे हम लेजी आई या एम्ब्लियोपिया या सुस्त आंखों का उनकी बीमारी कहते हैं। ये एक एक्सीडेंटल फाइंडिंग से ही मालूम पड़ता है, इसलिए डेफिनेटली बच्चों को आंख के डॉक्टर के पास एक एक आंख बंद करके विजन चेक करने की जो प्रोसेस है वो करनी चाहिए। आप एक प्रिलिमिनरी घर पे भी वो चेक कर सकते हो, टीवी देखने के लिए 10 फीट 12 फीट के अंतर से आप अपने बच्चे को लेके साथ में बैठिए और आप एक आंख बंद कीजिए और बच्चे को भी एक आंख बंद करके देखने को कहिए। आपको अगर जो दिख रहा है वो उसे भी दिखना चाहिए, अगर नहीं दिख रहा है तो आंखों का प्रॉब्लम है। सेम थिंग रिपीट कीजिए दूसरी आंखों के लिए। और डेफिनेटली आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो कोई भी कंजेनिटल आई प्रॉब्लम, जैसे मैंने बताया कि पलक का ढलना जिसे टोसिस कहते हैं, मोतियाबिंद भी होता है, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी होता है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा होता है, कोलोबोमा यानी डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स होते हैं, ये सब चीज रूटीन आई चेकअप में ही आप डायग्नोस कर पाएंगे। खेलते वक्त बच्चों को डेफिनेटली पिलेट्स, डार्ट्स या प्रोजेक्टिल टॉयज, जो भी खिलौना जिसमें पॉइंटेड एज होता है उससे खेलने के लिए अवॉइड कीजिए। इससे न तो वो खुद अपनी आंखों को बचा सकता है, लेकिन उसके साथी फ्रेंड्स या बच्चों जिसके साथ खेल रहे हैं उनको भी इंजरी न होने से बचा सकता है। सीजर्स, पेंसिल्स, पेन कैसे सही तरह से पकड़ना वो यंग स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में पहले से आप प्रॉपर सिखाएंगे तो उससे दोनों चीज हम अवॉइड कर सकते हैं, खुद को इंजरी और सामने वाले को भी इंजरी। फैक्टर्स विच अफेक्ट चाइल्ड्स आई हेल्थ, यानी सन सूर्य की जो किरण है डायरेक्टली आंखों में नहीं जानी चाहिए, उसके जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो हानिकारक है। डस्ट और पोल्यूशन से आंखों पे एलर्जी का कंडीशन पैदा हो सकता है। कांस्टेंट टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर स्क्रीन, उससे आंखों को नुकसान होता है। प्रॉपर स्लीप न मिलने से भी आंखों में प्रॉब्लम हो सकता है। डेली प्रॉपर न्यूट्रिटिव डाइट लेना चाहिए एंड नॉर्मल विजन स्क्रीनिंग एंड आई एग्जामिनेशन होना जरूरी है। सनग्लासेस कैसे होने चाहिए, जैसे मैंने बताया जो यूवी रेस को फिल्टर कर सके, ऐसे सनग्लासेस है तो ही पहनाइए, उससे आंखों पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं जाएगी और साथ में ग्लासेस रहेंगे तो डस्ट और पॉल्यूशन से भी प्रोटेक्शन मिल सकता है। लैपटॉप्स, मोबाइल, टेलीविजन, ये सब एक ब्लू लाइट एमिट करते थे। जुने जितने भी मॉडल्स थे उसमें होता था, इसलिए उसके ऊपर या तो यूवी प्रोटेक्टेड ग्लासेस पहनना जरूरी है, लेकिन आजकल अभी जो नए गैजेट्स आए हैं उसके अंदर इनबिल्ट स्क्रीन रहता ही है, इसलिए अभी के गैजेट्स के लिए आप बच्चों को विदाउट ग्लासेस भी देखने को सलाह दे सकते हैं। लेकिन यस, कोई भी चीज कॉन्स्टेंटली नहीं कर रहा है तो कांस्टेंट कंटिन्यूस नहीं करना है,
बाकी वो नॉर्मल डिवाइसेस जो है उससे वो अपना पढ़ने लिखने का काम कर सकता है। बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज में जाने के लिए भी ज्यादा प्रोत्साहन कीजिए, जिससे वो डिजिटल डिवाइसेस में अपना टाइम कम स्पेंड कर पाए। प्रॉपर स्लीप 8 to 9 आवर्स ऑफ अनइंटरप्टेड स्लीप ये बहुत ही जरूरी है बच्चों के लिए, जिससे न केवल आंखें लेकिन बॉडी के सब पार्ट्स को प्रॉपर आराम मिलता है। डाइट में जैसे मैंने बताया, विटामिन ए में कैरोटीन रहता है, बीटा कैरोटीन रहता है, वो बहुत ही अच्छा अच्छी चीज है आंखों के रेटिना को हेल्दी रखने के लिए, आगे जाके रेटिना में डिजेनरेटिव चेंजेस ना आए इसके लिए। विटामिन ए के अलावा स्पिनच, एग्स, आलमंड्स, फैटी फिश, बेरीज, इसमें भी आंखों के लिए विटामिन अच्छी मात्रा में रहता है। जैसे मैंने बताया, एक एक आंख बंद करके विजन चेक करना, आप अपने घर पे अपने पास उसको बिठा के चेक कर सकते हैं। या डॉक्टर के पास जाएंगे तब वो मायोपिया यानी कि नजदीक की नजर है, जैसे मायोपिया कहता है, दूर की नजर है, नजदीक की नहीं है, जैसे हाइपोमेट्रोपिया कहता है। और ऑफ कोर्स आफ्टर 40 जो आता है उसे प्रेसबायोपिया कहता है। तो ये सब चेकिंग, अगर आप पेरेंट्स को इसमें से कोई भी प्रकार का चश्मे का नंबर है तो डेफिनेटली हेरिडिटरी इफेक्ट होने के वजह से बच्चों का रूटीन आई चेक जितना हो सके उतना जल्दी वो चेकिंग करवाना जरूरी है। क्योंकि अगर यंग एज में डायग्नोज होता है कि चश्मे का नंबर है और आप नहीं पहनाते हो, तो आगे जाके वो आंखें सुस्त हो सकती है या डिविएट यानी कि स्क्विंट भी हो सकता है। ये न होने के लिए उसको सही समय पे नंबर्स का चेकअप करके चश्मा लगाना एडवाइजेबल है। बात करते हैं अब हम एडल्ट्स की। एडल्ट्स में आजकल सब काम कंप्यूटर्स पे हो गया है, तो जैसे बताया ऐसे कंप्यूटर्स में अभी तो वो फिल्म लगा ही रहता है, लेकिन फिर भी आप 0 नंबर का ARC ग्लासेस बोलते हैं, एंटी रिफ्लेक्टिव ग्लासेस, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग ग्लासेस, तो वो लगा सकते हैं। 1 फुट की डिस्टेंस से, 1 मीटर की डिस्टेंस से कंप्यूटर देखना चाहिए। ब्राइटनेस उसका जो है वो मिनिमम रखिए और रूम की लाइट्स ऑन रखिए। अंधेरे में देखना कंप्यूटर या कोई भी गैजेट्स हानिकारक हो सकता है, आंखों में थकान पैदा कर सकता है। और कंटिन्यूस कोई भी चीज नहीं करनी है, इंटरमिटेंट रिलैक्सेशन, जैसे हम शरीर को बाथ देते हैं ऐसे आई को भी बाथ दे सकते हैं। फ्रिक्वेंट आई वॉश विथ रनिंग टैप वाटर, या फिर पानी को उबालिए और उसको ठंडा होने दीजिए और ठंडे होने के बाद आंखों में वो डालना है, जिससे प्रॉपर आई रेस्ट मिल सकता है। Sun tonic sunlight is a tonic for the eyes as well as the body. Like direct gazing of sun is not advisable. राइजिंग सन को आप आंख बंद करके देखिए और फिर आंख खोल के देखिए, उससे आप आंखों को प्रॉपर सनलाइट से एनर्जी जो मिलती है वो मिल सकती है। एंड आई एक्सरसाइज, आंख को बंद कीजिए, think of something which is pleasant and soothing at a distance, लंबे कोई चीज पड़ी हो वो सोचिए, फिर आंखों को खोलिए और उस चीज को देखिए। कंटिन्यूअस इन बिटवीन इंटरमिटेंट खोलना और बंद करना, इससे आपकी आंखों को इंटरमिटेंट रिलैक्सेशन मिलता है। कंटिन्यूअस अगर आप लैपटॉप कंप्यूटर रीडिंग राइटिंग कर रहे हो तो इन बिटवीन आपको बारीक से बाहर देखना है या आंख बंद करके 20 सेकंड के लिए बैठना है। आंख की हथेली को से आंखों को जेंटल पामिंग भी आप कर सकते हो, जिससे आपकी आंखों को रिलैक्सेशन मिल सकता है। एक्सीडेंटल इंजुरीज जैसे बच्चों में हम प्रिवेंट कर सकते हैं, वैसे एडल्ट्स में भी प्रिवेंटेबल है, होना चाहिए। तो उसके लिए आप प्रोटेक्टिव आई गॉगल्स पहने। स्विमिंग में जाते हो तो स्विमिंग वाटर के अंदर क्लोरीन होता है, क्लोरीन से आंख लाल हो सकती है, जलने का प्रॉब्लम हो सकता है, तो स्विमिंग गॉगल्स पहनिए। फटाके फोड़ते हो या गाड़ी में कुछ रिपेयरिंग वेल्डिंग वगैरह कुछ कर रहे हो या ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पर ये रिपेयरिंग वर्क हो रहा है, तो डेफिनेटली प्रिकॉशंस लीजिए, गॉगल्स पहनिए। एंड डायरेक्टली वेल्डिंग या कोई भी प्रकार के यूवी रेज या डायरेक्ट सनलाइट को देखना
अवॉइड कीजिए। इससे मैक्यूलर होल की बीमारी यानी कि आँख के रेटिना में जो मेन पॉइंट होता है मैक्यूला, वो जलने के चांसेस होते हैं। स्पोर्ट्स अगर आप कोई भी खेलते हो तो सेफ्टी गॉगल्स पहन के अगर करेंगे तो ज़्यादा एडवाइजेबल है। फीमेल्स में आजकल कॉस्मेटिक्स, लाइनर्स, मस्करा का उपयोग ज़्यादा हो गया है, लेकिन कोई भी प्रोडक्ट ओवर द काउंटर जो मिलती है वो मत यूज़ कीजिए। कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो रेकमेंड करते हैं वो यूज़ कीजिए, उससे आप अपने कॉस्मेटिक्स या फिर आपके आंखों को डेकोरेट कर सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि आपका ये मकसद पार्टी में या जाने के वक्त टाइम पे आप जो लगा रहे हो, वो पार्टी खत्म होने के बाद या रात को घर पे आने के बाद उसको प्रॉपरली धो डालिए और साफ कीजिए। आंख में रनिंग टैप वाटर से धो के जितने भी लाइनर्स पार्टिकल्स है, मस्करा पार्टिकल्स है, कॉस्मेटिक्स जो आंखों में जाता है उसको पहले निकाल लिए रनिंग टैप वाटर से धो के, और फिर ही आप सोने जाइए। कॉन्टैक्ट लेंस बहुत लोग पहनते हैं, नॉर्मली डॉक्टर्स डोंट एडवाइज, लेकिन अगर आप लगाते हो तो प्रॉपर डॉक्टर की निगरानी में, डॉक्टर के कांस्टेंट फॉलोअप में रहिए और लगाइए, और पीरियोडिक उसका चेकअप करवाते रहिए आँख के डॉक्टर के पास से ही। और उसका जो सोल्यूशन दिया है उसमें ही लेंसेज को स्टोर कीजिए और उससे ही साफ कीजिए। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम ये एक बहुत ही भयानक सिंड्रोम, बोले तो बहुत ही भयानक सा मीनिंग होता है। तो कंप्यूटर से भी ये सिंड्रोम आता है जिसको हम CVS कहते हैं, कांस्टेंट और प्रोलॉन्ग कंप्यूटर यूज से ये सिंड्रोम डेवलप होता है। और उसमें आज के स्टडीज में ऐसा देखा गया है कि 60 मिलियन पीपल को ये कंप्यूटर विजन सिंड्रोम हुआ है। और कैसे ये होता है, ये कांस्टेंट अनइंटरप्टेड कंप्यूटर या फिर कोई भी डिजिटल गैजेट्स का उपयोग करने से होता है। इससे क्या होता है, आंखों में थकान होती है, आंखों में स्ट्रेन होता है, ड्राइनेस होता है, जलन होती है, लाल होता है, लाइट का सेंसिटिविटी हो जाता है, एक्सेसिव आंखों में से पानी बहना निकलता है, विजन में भी आपको नजदीक या दूर का धुंधला दिखने लगता है, हेडेक होता है, सर में दर्द होता है, साथ में नेक, शोल्डर और बैक पेन भी होता है। ये सब चीज कांस्टेंट अनइंटरप्टेड कंप्यूटर या गैजेट यूज से होता है। तो इसका आप इलाज कैसे करेंगे? तो कंप्यूटर बंद करेंगे तो आपका काम अटक जाता है, इसलिए कंप्यूटर बंद करना आज के जमाने में कहना इज अनअवॉइडेबल। कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप ARC ग्लासेस पहनिए, इन बिटवीन ब्लिंक कीजिए, एंड आपका कंप्यूटर स्क्रीन का डिस्टेंस 1 से 1.25 मीटर तक का रखिए। 20 to 26 इंचेस का रखते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन को प्रॉपरली क्लीन करते रहिए, डस्ट फ्री रखिए। लाइट का उपयोग ऐसा कीजिए कि फेस के ऊपर न लाइट आए, साइड से कंप्यूटर के ऊपर लाइट आनी चाहिए। सिटिंग पोस्चर ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेट बैठ के देखिए कंप्यूटर, और आपकी आई लेवल या उससे स्लाइटली नीचे आपका मॉनिटर रहना एडवाइजेबल है। आपके रिस्ट बेंड न हो, इसके लिए आपका कीबोर्ड और माउस का भी पोजीशन इस हिसाब से रखिए कि आपके हाथ एकदम परपेंडिकुलर टू योर आर्म्स, आपके फिंगर्स आर परपेंडिकुलर टू योर आर्म्स। एंड सिटिंग पोस्चर में चेयर का रोल भी इम्पोर्टेंट है, जिससे आपको बैक या नेक का प्रॉब्लम न हो। इसलिए मॉनिटर का आई लेवल या उससे नीचे थोड़ा रखना जरूरी है। द 20-20 रूल ये इंपॉर्टेंट है, यानी एवरी 20 मिनट्स के बाद 20 सेकंड के लिए या तो अपनी आंखें बंद कीजिए या कुछ लंबा देखिए। इन बिटवीन ब्लिंक करना है, एंड आंखों को बीच में जाके 2-3 घंटे में एक बार धोना है। आपको ब्लिंक क्यों करना है? जिससे आप
आपके अपने आंखों के ऊपर एक पानी का लेयर होता है जिसे हम कहते हैं टियर फिल्म। वो टियर फिल्म इंपॉर्टेंट है, वो अपने को प्रोटेक्शन देता है डर्ट, डस्ट, एक्सेसिव लाइट से आंखों पे इफेक्ट ना होवे। इसीलिए अगर आप ब्लिंक ना करते हो तो वो टियर फिल्म टूट जाता है और डायरेक्ट आपकी कॉर्निया बाहर के एटमॉस्फेयर से एक्सपोज होती है। इसीलिए ब्लिंक करने से वो टीयर फिल्म वापस नीचे से ऊपर एक पूरा एक लेयर बन जाता है। इसलिए पीरियोडिक ब्लिंकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतना चीज तो आपको जरूर 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 करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देखने के वक्त। ब्रेक लेना है एट रेगुलर इंटरवल्स, या तो लंबे दिखना है या तो वॉशरूम में जाके आईज को वॉश करना है। रूम्स की लाइट ऑन रखनी है एंड जब भी आप रीड या देखते हो तो सिटिंग पोस्चर पे ज्यादा ध्यान दीजिए। अभी 50 के ऊपर की एज लिमिट में हम देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट है ARMD, एज रिलेटेड मैक्युलर डिजनरेशन। ये बहुत कॉमन है, ये एज रिलेटेड ही होता है। आपकी अगर एज 50 प्लस है तो ये एज रिलेटेड डिजनरेशन यानी कि जो मैक्युला होता है रेटिना के ऊपर, जो मेन रेटिना आंखों का जो मेन पार्ट रेटिना है उसके ऊपर में मैक्युला करके एक पॉइंट है जो एक अपने पूरा जो इमेज रेटिना पे गिरता है वो इमेज को ब्रेन तक ले जाता है। अगर वही पॉइंट डीजनरेट यानी उसके सेल्स डीजनरेट होते हैं तो विजन आपका आंखों देख पाएगा लेकिन ब्रेन उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिजीज है जिसको अब नॉर्मल पीरियोडिक चेकअप में ही उसको आप डायग्नोस कर पाएंगे। हेल्थ हेल्दी डाइट अगेन इम्पॉर्टेंट है। जो डाइट सेचुरेटेड फैट, शुगर एंड सॉल्ट की मात्रा जिसमें कम हो और एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा जिसमें ज़्यादा हो, जैसे कि कैरोटीनॉइड्स, एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक एंड सेलेनियम, ये चीज़ ज़्यादा लेनी चाहिए। और रूटीन आई डॉक्टर के पास आप जाते हो तब कैटरैक्ट, ग्लोकोमा, मैक्युलर डिजनरेशन, डायबिटिक पेशेंट्स में डायबिटिक रेटिनोपैथी, ब्लड प्रेशर पेशेंट्स में हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी का डायग्नोस करना जरूरी है। और कोई भी आई ड्रॉप्स आंख में डालने के पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। ओवर द काउंटर जिसे OTC प्रोडक्ट्स कहते हैं बहुत मिलते हैं, बट फॉर गॉड से ऐसे कोई भी प्रोडक्ट आंख में डालना एडवाइजेबल नहीं है। रोज वाटर, आयुर्वेदिक ड्रॉप्स, ऐसे बहुत सारे चीज लोग पूछते हैं कि हम डालें। तो किसी ने मुझे आज ही पूछा कि हम मुंह से निकाला हुआ हमारा थूक जो होता है वो हम आंखों में हर रोज डालते हैं, तो मेहरबानी करके ये सब चीज मत कीजिए। आंखों के लिए, आंख का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आई ड्रॉप्स recommended by your eye doctor only and only is important। कोई भी तरह का विजन प्रॉब्लम होता है जैसे कैटरैक्ट इज अगेन अ कॉमन कॉज ऑफ प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस, यानी आप कैटरैक्ट से होता जो अंधापा होता है उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं उसके टाइम पे डायग्नोस करके और उसका इलाज करके। और कैटरैक्ट का एक ही इलाज है, आप सब जानते हैं, सर्जरी। सेम विद ग्लोकोमा यानी कि काच बिंदु, काला पानी या जामर, जिसमें साइड विजन धीरे धीरे कम होते जाता है और जब सेंट्रल विजन कम होता है तभी पेशेंट को मालूम पड़ता है कि भाई मेरी विजन गई है। तब तक शायद आपका डॉक्टर बोले कि बहुत लेट आए हो। इसलिए सब ग्लोकोमा रूटीन चेकअप में ही पिकअप होता है। और अगर आपकी एज 50 प्लस है, फैमिली में किसी को ग्लोकोमा है और आपको साइड विजन कम होते जा रहा है, गाड़ी चलाते हो साइड में से कौन आता है, कोई का व्हीकल आते है जो आपको दिखता नहीं है, तो ये सब कंडीशन होती है ग्लोकोमा, जिसमें आप अगर सही टाइम पे डायग्नोस करते हो तो परमानेंट ब्लाइंडनेस अवॉइड कर सकते हो। जैसे मैंने पहले मैक्युलर डिजेनरेशन बताया, तो मैक्युलर डिजेनरेशन का इजी डायग्नोसिस आप ये एक एम्सलर ग्रेड चार्ट करके है इससे कर सकते हैं। बहुत सा सिंपल चार्ट है, आपके आई डॉक्टर के पास मिलेगा, आप लेके आइए। एक पेपर पे ऐसे स्क्वायर्स बनाए हैं और सेंटर में एक थिक डॉट है,
आपको कैसे टेस्ट करना है, एक आंख बंद करके चश्मा लगा के, अगर आपको नजदीक का चश्मा है तो चश्मा लगा के एक आंख बंद करके जो आंख खुली है उससे आपको वो सेंटर थिक डॉट को देखना है और साइमल्टेनियसली आपको देखना है कि सब स्क्वायर्स प्रॉपरली है कि नहीं, कोई भी स्क्वायर आपको नहीं दिख रहा है या स्क्वायर की बॉर्डर्स नहीं दिख रही है, लाइंस जो है वो टेढ़ी मेढ़ी है, पूरा पैच नहीं दिख रहा है, तो दिस इज सजेस्टिव ऑफ मैक्युलर डिजेनरेशन। सेम चीज आप उसी आंख से चेक कर सकते हो। और अगर ये टेस्ट पे आपको कोई भी स्क्वायर्स में प्रॉब्लम दिखता है तो आप तुरंत आपके डॉक्टर के पास जा सकते हो और इसका डायग्नोज और इलाज करवा सकते हो। डायबिटीज आजकल स्ट्रेस इंड्यूस्ड सभी को होता है। डायबिटिक एक कॉमन बीमारी हो गई है, लेकिन डायबिटीज से बहुत सारे बॉडी के ऑर्गन्स डैमेज होते हैं, जैसे कि किडनी, आईज, ब्रेन। तो ये सब चीज को आप प्रिवेंट कर सकते हो परमानेंट डैमेज होने से। आंखों की बात करें तो डायबिटिक रेटिनोपैथी करके जो डिजीज है, और डायबिटिक रेटिनोपैथी के साथ डायबिटिक मैक्युलर एडीमा, तो ये प्रॉपर टाइम पे अगर डायग्नोस करते हो तो उसको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे अच्छे इंजेक्शन आए हैं जिसको हम एंटी विजेफ इंजेक्शन बोलते हैं, जो आंखों में दे के आंखों में डायबिटीज के द्वारा हुआ गया स्वेलिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसलिए पहले प्रिवेंट ही करना चाहिए कि डायबिटीज आपका बढ़े नहीं। और बढ़ रहा है तो उसको आप प्रॉपर डायबिटोलॉजिस्ट से प्रॉपर मेडिसिन लेके कंट्रोल कीजिए और साइमल्टेनियसली आपकी आंखों का टेस्ट पीरियोडिकली, आपको अगर विजन सही भी है तो भी कराना चाहिए, क्योंकि अगर आपका विजन गड़बड़ हो जाता है डायबिटिक पेशेंट्स में तो तब तक शायद आप बहुत लेट प्रेजेंट करते हो, इसलिए वो लेट स्टेज पे आने से अच्छा आप प्रॉपर पीरियोडिकली हर साल में एक बार, अगर आपका डायबिटीज कंट्रोल है तो साल में एक बार, और अगर डायबिटीज कंट्रोल नहीं है तो 2 या 3 महीने में एक बार आपके डायबिटिक स्पेशलिस्ट एंड आंखों के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसका इलाज भी बहुत इजी है, प्रॉपर टेस्ट करके उसका इलाज हो सकता है। फंगस इमेजिंग करके एक टेस्ट है, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी ओसीटी करके एक आंखों का एमआरआई होता है, जिससे कौन से लेवल तक आपके रेटिना पे स्वेलिंग है वो मालूम पड़ सकता है। जैसे ब्रेन स्ट्रोक है वैसे एक आई स्ट्रोक है, यानी कि आंख की जो मेन वेन है वो ऑक्लूड हो जाती है। ये एक इमरजेंसी कंडीशन है, ये नॉर्मली ब्लड प्रेशर पेशेंट्स में होता है, जिससे वो रेटिनल वेन पूरी ब्लॉक हो जाती है और आंख से जो ब्लड बाहर लेके जाता है वो नहीं जा सकता है और आंखों में पूरा जमा हो जाता है, जिससे आंखों के अंदर हेमरेज होता है एंड सडन लॉस ऑफ विजन होता है। घर में जब लेडीज काम करते हैं तब बहुत सारे स्प्रेज होते हैं टॉयलेटरीज में या किचन में, तो उसका नोजल हमेशा आंखों से ऑपोजिट डायरेक्शन में रखना चाहिए। कोई भी डिटर्जेंट या क्लींजिंग एजेंट आप यूज करते हो तो प्रॉपर उसका इंस्ट्रक्शंस देखिए, जिससे बहुत एजेंट्स में फ्यूम्स रिलीज होते हैं जो आंखों को नुकसानकारक होता है। हाथों को प्रॉपर धोइए आपका ये डिटर्जेंट यूज होने के बाद, एंड गॉगल्स पहनिए। आंखों के अंदर कोई भी दवाई डालने से पहले आप वो बॉटल या आई ड्रॉप्स को प्रॉपर पढ़े और एक हैबिट डेवलप कीजिए कि आंखों के जो ड्रॉप्स होते हैं वो एक अलग जगह पे ही स्टोर करते हैं। कान के ड्रॉप्स है वो अलग जगह पे स्टोर करते हैं, कि बहुत बार आंख के ड्रॉप्स कान में डाल सकते हैं लेकिन कान के ड्रॉप्स आंखों में नहीं डाल सकते हैं, तो ये सावचेती बरतनी बहुत ही आवश्यक है। काम वर्क प्लेस पे कोई भी आंखों पे कचरा न जाए इसके लिए गॉगल्स पहनना जरूरी है। ज्यादातर फैक्ट्रीज में या ट्रैवलिंग अगर आपका ज्यादा हो तो गॉगल्स पहन के करना चाहिए, जिससे इंजरी तो ना हो लेकिन साथ में केमिकल्स या डस्ट पार्टिकल्स या कोई भी फ्लाइंग फ्रेगमेंट्स आंखों में ना जाए। आई इंजुरी अगर एक्सीडेंटली कुछ हो जाता है, यानी कि आंख को मुक्का लगा,
तो उसमें क्या करना चाहिए, सबसे इमीडिएटली कोल्ड कंप्रेस यानी बर्फ का सेक कर लेना चाहिए। कुछ आंखों के अंदर पार्टिकल जाता है तो उसके लिए आपको इमीडिएटली वॉश करना है, नहीं कि आंखों को रब करना है। कॉपियस वॉशिंग ऑफ द आई इज इम्पोर्टेंट। और अगर फिर भी वो नहीं निकलता है तो एक हल्का सा बैंडेज या रुमाल लगा के आपके डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कोई कट हो गया, शार्प इंजरी होती है, कोई पेंसिल या सीजर से घाव होता है, तो इमीडिएटली आप तभी पानी नहीं डालना है, लेकिन बैंडेज करके आंखों के डॉक्टर के पास जाना है। डिम इल्यूमिनेशन में पढ़ना एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि उससे आंखों पे स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन से कोई डैमेज नहीं होता है, लेकिन आपको थकान सी महसूस होगी, इसलिए नेचुरल लाइट का सपोर्ट लेना जरूरी है और कम लाइट में पढ़ना एडवाइजेबल नहीं है। कॉन्टेक्ट लेंस अगर आप पहनते हो तो बहुत ज्यादा पहनना एडवाइजेबल नहीं है। यहाँ पर 19 आवर्स लिखा है, लेकिन मैं 12 आवर्स से ज्यादा पहनना एडवाइज नहीं करता हूँ। ज्यादा पहनने से ऑन लॉन्ग टर्म ड्राई आइज हो सकता है। एंड कोई भी ग्लासेस, स्पेशली 3D ग्लासेस को ज्यादा पहनना एडवाइजेबल नहीं है। डायरेक्ट ब्राइट लाइट को, सनलाइट को देखना एडवाइजेबल नहीं है। स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल बॉडी को तो नुकसान करता ही है, लेकिन आंखों में भी उसका साइड इफेक्ट होता है। स्मोकिंग से एज रिलेटेड मैक्युलर डिजनरेशन होता है, कैटरेक्ट जल्दी आने का चांसेस होता है, ऑप्टिक नर्व डैमेज जिससे परमानेंट ब्लाइंडनेस होती है। तो स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग को जितना कम हो सके उतना करना एडवाइजेबल है। ड्राइविंग के वक्त हेलमेट, हेड हेलमेट या पूरा हेलमेट पहनना जरूरी है। हेड हेलमेट जो आंखों को कवर नहीं करता है वो एडवाइजेबल नहीं है। आंखों को जो कवर करता है तो आपके ब्रेन के साथ आंख को भी प्रोटेक्शन मिल जाते हैं। फ्लाइंग चिप्स या कचरा जो होता है आगे के व्हीकल से, जो एग्जॉस्ट में से निकलता है, वो कचरा आंखों में न जाए, इसके लिए ये पूरा हेलमेट पहनना जरूरी है। उससे आपकी आंखों को प्रोटेक्शन मिलता है, इन सब पार्टिकल्स से इंजुरी भी नहीं होती है, एक्स्ट्रा लाइट भी कट ऑफ होती है, एंड सनलाइट की हार्मफुल इफेक्ट्स भी उससे कम हो जाती है। कचरा, कोई भी आंखों के अंदर कचरा जाता है तो रब नहीं करना है, इमीडिएटली फ्लश करना है रनिंग टैप वाटर से, और फिर भी ना निकले तो डॉक्टर के पास जाना है। एंड लास्टली, व्हाट आर सम फ्यू टिप्स? तो ऑलवेज आंख बंद करके आप रिलैक्स कर सकते हो, फार्मिंग कर सकते हो। नजदीक की कोई भी प्रिंट जो है, अगर आप 40 के ऊपर है तो आपको वो रीडिंग चश्मा आता है, जो रीडिंग चश्मा लगाना जरूरी है। एक्लिप्स को विदाउट ग्लासेस देखना एडवाइजेबल ही नहीं है, और ग्लासेस के साथ भी हो सके तो डायरेक्ट सनलाइट को या एक्लिप्स को देखना एडवाइजेबल नहीं है। वेल्डिंग, डायरेक्ट सनलाइट, ये सब चीज अवॉइड कीजिए देखने को। आंखों को मसाज या आंखों को रब करना विद प्रेशर अवॉइड कीजिए। बॉडी मसाज करते हो तब आंखों पे मसाज आना करना अवॉइड कीजिए। एंड डिम लाइट में सोना चाहिए, ब्राइट लाइट में नहीं सोना चाहिए। डिम लाइट में सोने से बॉडी को तो रिलैक्सेशन मिलता है, आईज को भी रिलैक्सेशन मिलता है। लेट नाइट्स अवॉइड करना है। रेगुलर बैलेंस डाइट का इम्पोर्टेंस आप सभी लोग जानते हैं। डू नॉट यूज मेडिसिन इन द आई विदाउट मेडिकल एडवाइस, एंड स्प्रिंकल रनिंग टैप वाटर इन द आईज। दिन में 2 से 3 टाइम तक रनिंग टैप वाटर से आंखों को धोइए। एंड फाइनली टेक अ विटामिन ए रिच डाइट, and to avoid dark circles around the eye। डाइट तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ अगर बहुत डार्क सर्कल्स हैं तो कवर with cotton soaked in lukewarm milk for 15 minutes every day, and gentle massaging with a good whitening cream, उससे डार्क सर्कल्स आप क्योर कर सकते हो। And bad digestion, less sleep, worry, tension,
हेल्थ इश्यूज, ये सब फटिक करते हैं आंखों में, और इसीलिए उस सब से दूर रहिए। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक मैंने सब एज ग्रुप्स के इश्यूज को यहाँ पर कवर किया है। फिर भी आई थिंक नाउ द फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चंस। एडमिन सर, आप क्वेश्चंस आए हैं तो एक के बाद एक ले सकते हैं। आई वुड बी हैप्पी टू आंसर दैट। यस सर। सर मैं कुछ क्वेश्चंस आए हैं, मैं उसमें से क्वेश्चंस आपको पढ़ के बोलता हूँ, आप उसके आंसर दीजिएगा। यस सर हमारे व्यूवर है, उसमें से व्यूवर है मिस्टर नायर। उन्होंने पूछा है, आई एम अ डायबिटीज एज वेल एज आई हैव अ ब्लड प्रेशर। आई वांट टू नो आइदर सक्सेस आफ्टर सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ अ कैटरैक्ट, both after cataract both eyes, do patient can have again a cataract, and what are the pros and cons after operation? अभी कैटरैक्ट इज अ सेपरेट डिजीज। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से रेटिना पे जो इफेक्ट होता है वो सेपरेट इश्यू है। दोनों चीज हो सकती है एक ही आंख में, या कोई एक चीज एक आंख में होती है, दूसरी चीज दूसरी आंख में होती है। दोनों के ट्रीटमेंट मोडालिटी सेपरेट है। कैटरैक्ट का ऑपरेशन आजकल हम फेको इमल्सिफिकेशन टेक्निक से करते हैं, जिसमें ना स्टिचेस आता है ना इंजेक्शन आता है, विदाउट लोकल एनेस्थेसिया हम लोग करते हैं, स्प्रे से नंब करके, जिससे आपके टिश्यूज को सर्जिकली इंड्यूस्ड कोई एक्स्ट्रा डैमेज नहीं होता है। एक बार कैटरैक्ट ऑपरेशन हो गया तो वापस नहीं आता है। वापस आता है वो एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं आफ्टर कैटरैक्ट, यानी कि पोस्टीरियर कैप्सूल ओपेसिफिकेशन। कॉमन लैंग्वेज में बताया तो उसे छारी बोलते हैं। एक कैटरैक्ट जब ऑपरेशन होता है तो कैटरैक्ट का एक एंटीरियर कैप्सूल होता है, पोस्टीरियर कैप्सूल होता है। एंटीरियर कैप्सूल निकाल देते हैं, कैटरैक्ट निकाल देते हैं, लेकिन जो पोस्टीरियर कैप्सूल है वो हमें ऑपरेशन के टाइम रखना पड़ता है, क्योंकि उसके सपोर्ट पे ही हम आर्टिफिशियल इंट्राओक्यूलर लेंस बिठाते हैं। अभी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो जो कैप्सूल है वो सेल डिजनरेशन या सेल्यूलर ग्रोथ की वजह से उस पर छारी हो जाती है, जिसे हम आफ्टर कैटरैक्ट कहते हैं। और उसका ट्रीटमेंट भी बहुत इजी है। YAG लेजर करके 2 मिनट का प्रोसीजर है, जिससे वो आफ्टर कैटरैक्ट या पोस्टीरियर कैप्सूल ओपेसिफिकेशन हम जला देते हैं, निकाल देते हैं। और एक बार ये होने के बाद उसका वापस आना असंभव है। सेकेंड, डायबिटीज या ब्लड प्रेशर हुआ तो साथ में रेटिनोपैथी होता है। तो जब भी कैटरैक्ट का ऑपरेशन करवाते हो तो डायबिटीज कंट्रोल तो होना जरूरी है, लेकिन डायबिटीज के वजह से अगर रेटिना पे डैमेज हुआ है तो पहले रेटिना का ट्रीटमेंट कीजिए, रेटिना को कंट्रोल कीजिए, प्रॉपरली स्वेलिंग न हुए उसका देखिए, एंड फिर कैटरैक्ट ऑपरेशन कीजिए। एंड कैटरैक्ट ऑपरेशन इज एब्सोल्यूट सक्सेसफुल इवन in patients having retinopathy due to diabetes or blood pressure. Yeah, next. यस, थैंक यू सर। मैं व्यूवर्स को बताना चाहूंगा कि जो चैट बॉक्स है उसमें आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। हम लोग एडमिन आपका क्वेश्चन यहाँ प्रोजेक्ट करेंगे। सर कुछ फीडबैक आ रहे हैं, उसमें से एक फीडबैक है मिस्टर शाह जी का। पंकज जी वो बोल रहे हैं कि उनको डायबिटीज है, आई वांट टू चेक रेटिना बिकॉज आई एम अ डायबिटीज पेशेंट। तो सर हम लोग इसमें थोड़ा सा बोल सकते हैं कि डायबिटीज पेशेंट ने कब रेटिना चेकअप करवाना चाहिए? जैसे ही आपका डायबिटीज डिटेक्ट होता है तो सबसे पहला तो आपको आपके डायबिटीज डॉक्टर बताएंगे कि आंखों के रेटिना का टेस्ट करना है। तो ये टेस्ट कैसे होता है, आप जब भी आंखों के डॉक्टर के पास जाएंगे तो हम लोग आपकी जो पिपिल है उसको ड्रॉप्स डाल के ब्रॉड वाइड करते हैं, जिससे रेटिना का एक प्रॉपर व्यू आता है। और इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी करके एक टेस्ट है जो रेटिना सर्जन वो टेस्ट करता है मशीन से। साथ में फंडस इमेजिंग, अगर आपको भी आपका रेटिना देखना हो तो वो रियल टाइम इमेजिंग होता है जिसको बोलते हैं फंडस फोटोग्राफी। वो करके आपका रियल टाइम रेटिना का इमेज आपके प्रिंट आउट में आपको दिखेगा। तो बहुत सिंपल टेस्ट है दोनों टेस्ट। अगर डायलेट करके करते तो करीब 30 to 40 मिनट्स लगता है ये टेस्ट को, और अनडायलेटेड करते ड्रॉप्स ना डाल के तो विद इन 5 मिनट्स हो जाता है। अगर आपका डायबिटीज एडवांस स्टेज हुआ
तो मैक्यूला के ऊपर स्वेलिंग है कि नहीं, डायबिटिक मैक्यूलर एडिमा है कि नहीं, वो चेक करने के लिए OCT ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी करके एक टेस्ट है, जो अगेन आंखों में आप दवाई डाल के बाद में वो टेस्ट होती है, 10 मिनट का टेस्ट है, जिसको आपके रेटिना में कौन से लेयर पे स्वेलिंग है, कितना डीप वो स्वेलिंग है, वो एकदम माइक्रोस्कोपिकली टेस्ट करके, जैसे वो आंखों का जैसे बॉडी का MRI होता है वैसे वो आंखों का MRI होता है, और वो टेस्ट करके पता चलता है। अगर आपका डायबिटीज कंट्रोल है तो साल में एक बार ये टेस्ट करना एडवाइजेबल है, कंट्रोल नहीं है तो आपका डॉक्टर आपको पीरियोडिकली करने को कहेगा। यस, थैंक यू सर। कुछ फीडबैक है, सरोज जी बोल रहे हैं वेरी इंफॉर्मेटिव, और मिस्टर जिग्ना जी बोल रहे हैं कि ग्रेट टॉपिक, वेरी इंफॉर्मेटिव। सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर साजिद शेख का, वो पूछना चाहते हैं कैन लेजी आई बी ट्रीटेड इन अर्ली एल्डरली पेशेंट्स? एल्डरली पेशेंट्स, यस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मैंने बताया व्हाट इज लेजी आई, लेजी आई यानी एक आंख में विजन नहीं है, एक आंख से चल रहा है। नॉर्मली ये हेरिडेटरी कंडीशन होता है, बचपन से ही ये चीज होता है, इसलिए अगर बचपन में ये न्यूबॉर्न अप टू द एज ऑफ न्यूबॉर्न से अप टू द एज ऑफ 13 या 14 एज तक आप ये डायग्नोस करते हो तो सिंपल ऑक्लूजन एक्सरसाइज से ये ट्रीट होती है। लेकिन एक बार 14-15 का एज क्रॉस कर गया तो उसका ट्रीटमेंट वेरी डिफिकल्ट, और एल्डरली में तो उसका ट्रीटमेंट नामुमकिन है, क्योंकि वो वहां तक एकदम स्टेबल हो जाता है, एस्टेब्लिश हो जाता है, और वो आंख परमानेंटली वीक हो जाती है। इसलिए अगर आपको है एज अ पेरेंट, आपको लेजिया है, तो आपका फर्ज बनता है कि आपके बच्चे को यंग एज में ही ये लेजी आई का डायग्नोसिस के लिए ले जाना चाहिए। एंड आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तब बताइए, डोंट फील शाय कि भाई मुझे है लेजी आई, मेरे बच्चों में है कि नहीं, वो चेक कीजिए। अगर वो होता है और चेक डायग्नोज होता है तो उसका ट्रीटमेंट मैंने बताया सब वेरी सिंपल। हाँ, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर देखा, इफ अ चाइल्ड एज 5 eyes are squint, how long it will take to correct it? स्क्विंट भी एक ऐसी बीमारी है, स्क्विंट यानी तिरछी आंखें, एक आंख स्ट्रेट देखती है, दूसरी आंख या तो बाहर की बाजू देखती है या अंदर की बाजू देखती है, या दोनों आंख बाहर देखती है, दोनों आंख अंदर देखती है, जिसके डिविएटिंग स्क्विंट, कन्वर्जन स्क्विंट, ये सब वर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स है। द स्क्विंट का ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द कॉज ऑफ स्क्विंट। स्क्विंट स्क्विंट आता है क्यों? अगर चश्मे का नंबर है तो स्क्विंट आता है, आंखों के मसल्स वीक है तो स्क्विंट आता है, अगेन कंजेनिटल डिफेक्ट है तो स्क्विंट होता है, हेरिडिटरी होता है तो स्क्विंट आता है। तो इसमें से जो चीज है, चश्मे का नंबर है तो आप चश्मा देंगे तो स्क्विंट को हम क्योर कर सकते हैं। लेजी आई है तो भी स्क्विंट आता है, तो लेजी आई का ट्रीटमेंट 14-15 एज तक अच्छी तरह से हो सकता है, तो स्क्विंट भी उसके साथ चले जाता है। मसल्स वीक है तो उसकी ट्रीटमेंट और एक्सरसाइज से होती है, और कोई रीजन होता है इसके अलावा तो सर्जरी से भी वो स्क्विंट ठीक हो सकता है। इसलिए राइट टाइम पे डायग्नोसिस, उसका कॉज क्या है और उसको उसी हिसाब से उसको ट्रीट करना एट एन अर्ली एज इज एडवाइजेबल। या और कोई क्वेश्चन है? सर यस, एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द साइंस ऑफ स्लीप अपनिया? मिस्टर विजय पूछ रहे हैं। हाँ, स्लीप एपनिया यानी नींद कम आना, ये बेसिकली ईएनटी स्पेशलिस्ट हैंडल करते हैं, लेकिन इसमें साइंस में जो बोलते हैं कि पूरा सेकेंड डे पूरा थकान महसूस होना, क्योंकि पूरी नींद अपनी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, ऑक्सीजन नींद कम होने की वजह से, रात को सोने में दुविधा होने की वजह से ऑक्सीजन ब्रेन तक प्रॉपर नहीं पहुंचता है, तो ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं, और पूरा दिन उससे थकान महसूस होती है, आंखों में भी थकान होती है, आंखें लाल हो जाती है,
आंखों में से पानी आता है और लाइट टॉलरेंस पावर आंखों का कम हो जाता है। तो इससे स्लीप एपनिया से ये सब चीज होती है। इसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, आप ENT स्पेशलिस्ट को जाके दिखाएंगे तो वो इस हिसाब से उसको क्योर भी कर सकते हैं। सर ये एक लास्ट क्वेश्चन है, मिस्टर विशाल कुलकर्णी पूछ रहे हैं कि कॉन्टैक्ट लेंसेज कितने दिन में चेंज करने चाहिए? कॉन्टैक्ट लेंसेज बहुत टाइप्स के आते हैं। ब्रॉडली अभी देखा जाए तो सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस की बात करते हैं तो वो डेली डिस्पोजेबल आते हैं, मंथली डिस्पोजेबल आते हैं और 1 ईयरली लेंसेज आते हैं। जो डेली डिस्पोजेबल होते हैं उसका ऑक्सीजन परमिएबिलिटी बहुत कम रहता है, इसलिए वो एक ही दिन 1 टाइम यूज बोलते हैं, उसको पहन के थ्रो कर देना चाहिए। मंथली डिस्पोजेबल्स आते हैं, वो 1 महीने तक एक पैर चलती है या एक लेंस चलता है, 1 महीने के बाद उसको फेंक देना चाहिए, लेकिन एवरीडे निकालने के बाद उसको सॉल्यूशन में स्टोर करना चाहिए, जिससे एटलीस्ट 1 महीने तक वो आपकी आंखों को कोई नुकसान ना कर पाए। और जो ईयरली लेंसेज है जिसको सॉफ्ट लेंसेज कहते हैं, वो आप 1 साल तक पहन सकते हो, लेकिन दिन में 12 घंटे से ज्यादा पहनना एडवाइजेबल नहीं। क्यों सर? सर पूरे हम लोग बाकी जिनको भी जैसे चैट बॉक्स हो पाएंगी सकते हैं सर। Thank you for all your on today's topic. Yeah, thank you very much. You can open the floor if there are any questions on this spot anyone wants to ask. Fine. Thank you very much. Keep connected, stay healthy, stay fit, protect your eyes, and eye talk का सिलसिला जारी रहेगा। Friday, last Friday of every month रहता है with subjects related to eye care and eye issues. So for the next month, stay tuned. We'll announce the topic very soon. And thank you all my viewers. Thank you all my patients. Thank you everyone for very patient listening, and hope my talk was fruitful and informative. इसका YouTube पे भी अपलोड लिंक होगा, जिसका लिंक हम in due course of time आपको देंगे। And thank you Intas and the whole team for supporting me and giving me the technical support. Thank you very much. Thank you.